चोर का बलिदान। शिव कुमार। एक बार की बात है, तीन नवयुवक एक शहर में रहते थे। तीनों बड़े गहरे मित्र थे। उनमें से एक राजकुमार था, राजा का सबसे छोटा बेटा। दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र था और तीसरा था एक धनी व्यापारी का लड़का। ये तीनों मित्र सदा साथ साथ रहते। उन्हें पढ़ने लिखने या कोई काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका सारा समय मौज उड़ाने में बीतता था। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम अपना सारा समय व्यर्थ ही बर्बाद करते हो। अपने तौर तरीके सुधार लो तो अच्छा है। मंत्री ने भी अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम जैसे अपना समय नष्ट करते हो मुझे जरा भी पसंद नहीं। अपने तौर तरीके ठीक करो। व्यापारी ने भी अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, अपने आप को सुधारो। यदि अब भी तुम मेरे कहने पर ना चले तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तीनों मित्र बैठकर आपस में सोच विचार करने लगे। राजकुमार बोला, मेरे पिताजी ने मुझे अपने तौर तरीके ठीक करने के लिए कहा है। बिल्कुल यही बात मेरे पिताजी ने भी मुझसे कही है। मंत्री पुत्र बोला। व्यापारी का लड़का बोला, मेरे पिताजी ने भी मुझसे यही कहा है। उन्होंने तो मुझे ना सुधरने पर घर से निकाल देने की धमकी भी दी है। राजकुमार बोला, ये तो बहुत बुरी बात है। हम ऐसा अपमान नहीं सह सकते, चाहे कहने वाले हमारे पिता ही क्यों ना हो। मंत्री के बेटे ने पूछा, लेकिन हम कहीं और जाएं भी तो कैसे? हमारे पास पैसे तो है नहीं। कहीं जाने के लिए भी तो हमें अपने घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे। व्यापारी का पुत्र बोला, हमें स्वयं धन कमाने का कोई तरीका खोजना चाहिए। यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर कीमती रत्न पाए जाते हैं। राजकुमार ने कहा, चलो फिर वहीं चलें। यदि हमें कुछ रत्न मिल गए तब तो हम अपने घर वालों की सहायता लिए बिना भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तीनों मित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उन्होंने एक बड़ी नदी पार की और फिर एक घने जंगल में से गुजरकर अंत में उस पहाड़ तक पहुंच गए। वे उस पर चढ़ने लगे और चोटी तक जा पहुंचे। उनका भाग्य अच्छा था। प्रत्येक को एक एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। अब हम घर लौट सकते हैं, उन्होंने कहा। पहाड़ से नीचे उतरकर उन्हें वापसी सफर की कठिनाइयां याद आईं। एक बार फिर उन्हें उस घने जंगल में से गुजरना पड़ेगा, जहां दिन भी रात जैसा अंधेरा रहता है। व्यापारी का पुत्र बोला, जंगल में लुटेरे और चोर होते हैं। वे हमें मारकर हमारे रत्न छीन सकते हैं। राजकुमार ने कहा, बात तो सच है। अब हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे ये रत्न सुरक्षित घर पहुंच सके। मंत्री पुत्र ने सलाह दी, मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जंगल में से गुजरने से पहले अपने अपने रत्न को निगल लेना चाहिए। वे हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। राजकुमार बोला, ये विचार तो अच्छा है। इस तरह से किसी को ये पता नहीं चलेगा कि रत्न कहाँ है। जब वे जंगल के नजदीक पहुंचे तो खाना खाने के लिए रुके। हर एक अपना अपना रत्न खाना खाते समय निगल गया। दुर्भाग्य से एक चोर इन तीनों मित्रों का पीछा कर रहा था। उसने इन तीनों की सारी बातें सुन ली थी और इन्हें रत्न निगलते भी देख लिया था। चोर प्रसन्न हुआ और उसने तीनों मित्रों को मारकर रत्न हत्या लेने की एक योजना बनाई। जब तीनों मित्र जंगल में घुसने लगे तो चोर उनके पास आकर बोला, श्रीमान जी, आगे घना जंगल है। मुझे अकेले जाने में डर लगता है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तीनों मित्रों ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। अपने दल में एक और आदमी के आ मिलने से वे प्रसन्न थे कि 3 से 4 भले। जंगल के आधे रास्ते में एक गांव था। उस गांव के मुखिया के पास एक तोता था। मुखिया को अपना तोता बड़ा प्यारा था। वह तोते की सारी बात समझता था। उसे विश्वास था कि उसका तोता सदा सच बोलता है। चारों आदमी उस गांव में पहुंच गए। जब वे मुखिया के घर के पास से गुजर रहे थे तो तोता बोलने लगा, यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। मुखिया ने सब कुछ सुना और उसने भी वह रत्न हत्या लेने का निश्चय किया।
उसने जल्दी से अपने आदमियों को भेजा कि यात्रियों को पकड़ लाएं। चोर और तीनों मित्रों को पकड़कर मुखिया के सामने लाया गया। मुखिया ने उनकी तलाशी ली, लेकिन उसे रत्न कहीं ना मिले। उसने मन ही मन सोचा कि शायद मेरे तोते ने इस बार गलती की है। उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि यात्रियों को छोड़ दे। चारों फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। जो ही वे गांव से बाहर निकले, तोते ने फिर रट लगाई, यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। मुखिया स्वयं से ही बोला, मेरे तोते ने भी कभी गलत नहीं कहा, यात्रियों के पास रत्न अवश्य होंगे। उसने अपने आदमियों को उन्हें फिर पकड़ लाने के लिए कहा। एक बार फिर चोर और तीनों मित्रों को पकड़कर मुखिया के सामने लाया गया। इस बार फिर मुखिया ने उनके सब कपड़े उतरवाकर तलाशी ली, मगर फिर भी उसको रत्न ना मिले। उसने मन ही मन सोचा कि मेरा तोता तो हमेशा ही सच बोलता है। उसने उन लोगों से कहा, रत्न तो कहीं दिखाई नहीं देते, लगता है तुमने निगल लिए हैं। चोर और तीनों मित्र चुप रहे। मुखिया ने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। कल सुबह मैं तुम्हारे पेट चीर डालूंगा और तब मुझे अवश्य ही रत्न मिल जाएंगे। इसके बाद मुखिया ने चारों यात्रियों को एक कमरे में बंद कर दिया और कुछ नौकरों को उनकी चौकसी के लिए कमरे के बाहर बिठा दिया। चारों में से कोई भी ना सो सका। डर के मारे उनका बुरा हाल था। एक ही विचार उन्हें खाए जा रहा था कि अगली सुबह वे मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। चोर बैठे बैठे सोचता रहा, मेरे पेट में तो कोई रत्न है नहीं। यदि मैं मुखिया से कहूं कि वह पहले मुझे मारे, तो उसे मेरे पेट में से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तब वह सोचेगा कि हम में से किसी के पास भी कुछ नहीं है, तो शायद वह दूसरों को छोड़ दे। यदि इन तीनों को उसने पहले मारा और इनके पेट में से रत्न मिल गए, तो मुखिया मुझे भी अवश्य मरवा देगा, क्योंकि उसे क्या पता कि मेरे पेट में कोई रत्न है या नहीं। सो मुझे तो किसी भी दशा में मरना ही है। यदि हो सके तो मैं इन तीनों नवयुवकों का जीवन बचा लूं। सुबह हुई। मुखिया चारों यात्रियों के पेट चीर डालने के लिए तैयार हुआ। चोर ने मुखिया से याचना की कि मारने से पहले वह उसकी बात सुन ले। वह बोला, मैं अपने भाइयों को मरता हुआ नहीं देख सकता, कृपा करके पहले मेरा पेट चीरा जाए। मुखिया ने सोचा कि मारना तो सभी को है, उसमें आगे पीछे क्या, इसलिए वह राजी हो गया। चोर का पेट चीरा गया। मुखिया को उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हाय, वह बोला, मैंने तो व्यर्थ ही इस आदमी की हत्या कर दी। इस बार मेरे तोते ने सचमुच ही गलती की है। मुखिया ने तीनों मित्रों को छोड़ दिया और वे अपने घर को चल दिए। बाद में वे अपना अपना रत्न बेचकर खूब धनी हो गए, लेकिन वे उस चोर को कभी नहीं भूले जिसने उनकी जान बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। कहानी समाप्त। चोर का बलिदान।